Hello students, in last lecture we have discussed about reference electrodes. In this lecture, first we will discuss about electrochemical series and its applications, and in second part we will do the calculations of some thermodynamic quantities. तो start करते हैं अपना lecture. First of all, let's see what is electrochemical series. So electrochemical series is the arrangement in which various electrodes have been arranged in order of their decreasing value of standard reduction potential. In this table, standard reduction potentials of a large number of electrodes have been shown, which have been determined using standard hydrogen electrode as reference electrode. और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम आर्बिट्रेरली ज़ीरो फिक्स करते हैं. इसके ऊपर जितने इलेक्ट्रोड्स हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है और इसके बिलो जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है. तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन है टू डिटरमिन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी और सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में यूज होता है और ये खुद रिड्यूस होता है. अगर ये रिड्यूस हो रहा है दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो किसी और सब्सटेंस को रिड्यूस करने में यूज हो रहा है बट इटसेल्फ इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. और ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. तो इस बेसिस पे ही हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है. अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है दैट मीन्स कि उसकी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, या हम कहें कि उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा. दैट मीन्स कि जिनकी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हायर है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. इसके ऑपोजिट जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होगी उनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की. दैट मीन्स उनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेंगे. Lower the reduction potential, better is the reducing agent. या हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी हमारे मेटल्स बिलो हाइड्रोजन आ रही हैं दैट मीन्स जिनके नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हैं वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेंगे. और जो भी हमारी अबव हाइड्रोजन मेटल्स आ रही हैं जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव हैं वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे. अब एक और चीज़ हमने सीरीज से नोट की थी कि हमारा जो फ्लोरीन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है और इसकी वैल्यू प्लस 2.87 वोल्ट है. दैट मीन्स कि फ्लोरीन ईजली एफ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है. और लिथियम आयन का हमने सीरीज में देखा था कि लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है और इसकी वैल्यू -3.05 वोल्ट होती है. तो दैट मीन्स कि लिथियम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है और ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. इनफैक्ट इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं दैट इज़ टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. एक मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके, दिस एसिड कैन बी HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, इट इवॉल्व्स द हाइड्रोजन गैस. और रिएक्शन क्या होता है, एसिड से H पॉजिटिव आयंस आएंगे, मेटल M पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होगा और H पॉजिटिव H2 में रिड्यूस होगा. और इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में दो रिएक्शंस में स्प्लिट कर सकते हैं.
इसका क्या मतलब है कि मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। अगर इसने ऑक्सीडाइज होना है यहाँ पे, तो मेटल की इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, और ये कब होगी? जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। दैट मीन्स कि अगर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और तब ये एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अब इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे आयरन ले लेते हैं, निकल ले लेते हैं, जिंक, मैग्नीशियम। इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.04 है, -0.25, -0.76 और -2.37 है। तो यहाँ पे सबसे लोअर रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम का है, इसलिए मैग्नीशियम की एसिड के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, या हम बोलें कि मैग्नीशियम is more reactive than zinc, than nickel, and iron is least reactive of all these four metals. इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो भी मेटल्स अबव हाइड्रोजन आ रही हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। दैट मीन्स कि जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगी, और जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है वो HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल जिंक, मैग्नीशियम, निकल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स लाइक HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड, while metals like copper and silver cannot do so। और यहाँ पे हमने जिंक का और कॉपर का HCl के साथ रिएक्शन देखा कि जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, बट कॉपर HCl के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। और एक और चीज़ हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ सीरीज, while activity of non-metals decreases from top to bottom in the electrochemical series। अब थर्ड एप्लीकेशन है predicting the anode and cathode of spontaneous cell। An electrode with higher standard electrode potential is more positive with respect to other electrode, so it will act as cathode। So electrode with higher electrode potential will act as cathode, while the electrode with lower E0 value will act as anode of spontaneous cell। अगर E0 की वैल्यू कम है तो वो एनोड एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.76 वोल्ट है, तो जिंक पे ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, और कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगी और कॉपर कैथोड की तरह एक्ट करेगा। या हम कह सकते हैं कि जिनके भी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हैं उन पे ऑक्सीडेशन होगी और वो एनोड की तरह एक्ट करेंगे, और जिनके भी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल हैं वो मेटल्स कैथोड की तरह एक्ट करेंगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। तो ईएमएफ आपकी होती है, या तो हम इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। लेकिन जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में ही बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन हो जाता है, या E0 कैथोड माइनस E0 एनोड हो जाता है, और कैथोड हमारा राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड है, तो हम इसे E0 राइट हैंड साइड माइनस E0 लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन।
जब भी हम किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं डेल्टा जी की। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन फिजिबल होता है या स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। बट यहाँ पे हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की, तो यहाँ हम ईएमएफ की टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करेंगे। अब डेल्टा जी ईएमएफ के साथ रिलेटेड है माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी। इसमें एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन दैट रिएक्शन और एफ है फेराडे कांस्टेंट। तो अब ये डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा? जब ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब आपका ईएमएफ पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स कि अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन में ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन फिजिबल होगा, और अगर ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव है तो फॉरवर्ड रिएक्शन या डायरेक्ट रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, रिवर्स रिएक्शन फिजिबल होगा। बट अगर हम डायरेक्ट रिएक्शंस के केस में ही लिखें तो ईएमएफ नेगेटिव है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारी ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं और क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग कॉपर in 1 molar copper sulfate solution and nickel rod in 1 molar nickel sulfate solution, और इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू +0.34 एंड -0.25 वोल्ट दे रखी है। तो सबसे पहले हमने देखना है सेल रिएक्शन क्या होता है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं सेल रिएक्शन की। या तो सेल रिएक्शन होगा निकल प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू निकल सल्फेट प्लस कॉपर, और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि कॉपर निकल सल्फेट से रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट और निकल बनाए, दैट मीन्स इसका रिवर्स। अब हम कैसे देखेंगे कि कौन सा हमारा सेल रिएक्शन होगा? तो हम इन दोनों रिएक्शंस के केस में ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारी ईएमएफ जिस रिएक्शन की पॉजिटिव आती है वो रिएक्शन हमारा फिजिबल होगा। फर्स्ट केस में हमारा निकल 0 से +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट रिएक्शन के केस में निकल एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 0 में रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर हमारा कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। और हमारी ईएमएफ का फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब हमारा कॉपर कैथोड है तो कैथोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू +0.34 वोल्ट है, और निकल जो एनोड है उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.25 है। तो यहाँ पे हमारी ईएमएफ की वैल्यू +0.59 वोल्ट आ रही है। दैट मीन्स कि ये रिएक्शन हमारा फिजिबल है या हमारा सेल रिएक्शन ये होगा। वैसे तो जो हमारा रिवर्स रिएक्शन है उसकी ईएमएफ ऑटोमेटिकली हम -0.59 वोल्ट लिख सकते हैं, बट आप कैलकुलेट करके भी कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मीन्स इस रिएक्शन में कॉपर एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, और निकल पे रिडक्शन हो रही है तो निकल कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी ईएमएफ आएगी ई कैथोड माइनस ई एनोड, दैट मीन्स -0.25 -0.34, तो यहाँ आई -0.59 वोल्ट। इसका मतलब कि हमारा सेल रिएक्शन फर्स्ट वाला होगा ना कि सेकंड वाला। और ईएमएफ हमने कैलकुलेट कर ली जो हमने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करनी थी, दैट इज +0.59 वोल्ट। अब थर्ड बात है कि हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब जो हमारा कैथोड की तरह एक्ट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वही हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है कॉपर, तो इसमें कॉपर हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और निकल हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। अब हमने देखना है कि इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं।
तो हमारा जो रिएक्शन है यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं, इस सेल का रिएक्शन। अब निकल कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, निकल यहाँ पे एनोड की तरह एक्ट कर रहा है और कॉपर कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ हमने सेल की रिप्रेजेंटेशन करनी है। हम एनोड को लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं। फेस बाउंड्री बनाई हमने एनोड और एनोडिक सॉल्यूशन के बीच में। इस सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन लिखी, बीच में 2 वर्टिकल लाइंस लगाई जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर हमने कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट लिखा और फिर हमने अपना कैथोड लिखा। तो इस तरह से सेल की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि क्या कॉपर सल्फेट को निकल वेसल में स्टोर किया जा सकता है। जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट निकल के साथ रिएक्ट करके निकल सल्फेट और कॉपर बनाता है, दैट मीन्स कि कॉपर सल्फेट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन निकल वेसल। बट अगर हम ऑपोजिट बात करें तो हम निकल सल्फेट को डेफिनेटली कॉपर वेसल में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉपर निकल सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये रिएक्शन हमारा फिजिबल नहीं था क्योंकि इसकी ईएमएफ हमारी नेगेटिव आई थी। इसलिए हम कॉपर सल्फेट को निकल वेसल में स्टोर नहीं कर सकते, बट निकल सल्फेट को कॉपर वेसल में स्टोर कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, प्रिडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट्स विद वन नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव आउट हाइड्रोजन और नॉट। Standard reduction potentials of zinc electrode and silver electrode are -0.76 and +0.80 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल हम 2 वेज से कर सकते हैं। पहला, इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये बताती है कि जिंक मेटल बिलो हाइड्रोजन आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जो भी मेटल्स बिलो हाइड्रोजन हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं, या जिनके नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व करती हैं। और सिल्वर इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू +0.80 है। दैट मीन्स ये अबव हाइड्रोजन आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करेगा। दूसरी तरह से हम इसको ईएमएफ की फॉर्म में भी इन रिएक्शंस की फिजिबिलिटी बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिंक का रिएक्शन लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। यहाँ पे जिंक 0 चार्ज से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, जिसका मतलब कि जिंक हमारा इस रिएक्शन में एनोड की तरह एक्ट कर रहा है और हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो ईएमएफ आती है ई कैथोड माइनस ई एनोड, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। तो 0 में से हमने -0.76 वोल्ट को जब माइनस किया तो हमारी ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आई। दैट मीन्स कि ये रिएक्शन हमारा फिजिबल है। इसका मतलब कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अब हम देखते हैं कि सिल्वर का जो रिएक्शन है क्या वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा या नहीं। अगर ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिल्वर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमारा सिल्वर 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। दैट मीन्स हमारा सिल्वर एनोड की तरह एक्ट कर रहा है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह एक्ट करता है। तो ईएमएफ आएगी 0 माइनस +0.80 वोल्ट। दैट मीन्स -0.80 वोल्ट। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में ईएमएफ की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा सिल्वर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करेगा। तो ये थे हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसकी एप्लीकेशंस और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अब सेकंड पार्ट में हमने कैलकुलेशन करनी है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ की, डेल्टा जी
डेल्टा एच और डेल्टा एस की। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से, विच इज रिटन एज दिस, बट इसे हम दूसरे वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑल्सो। तो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नंबर देते हैं। अब डेल्टा जी ईएमएफ के साथ रिलेटेड है माइनस एन एफ ई, इसे हम सेकेंड इक्वेशन का नाम देते हैं। जब हम सेकेंड इक्वेशन से डेल्टा जी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में फिल करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, यहाँ पे भी डेल्टा जी को रिप्लेस करेंगे माइनस एन एफ ई से। अब इस इक्वेशन में हम साइन चेंज करके इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से हम कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर ले लेंगे एन और एफ को, तो हमारी इक्वेशन बनी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी पी। अब ये जो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी है इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। इस इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन का नाम देते हैं। अब इस थर्ड इक्वेशन से हमें ये पता लगेगा कि जो एन एफ ई है विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या ये इस एंथैल्पी चेंज के डेल्टा एच के इक्वल होगी या इससे ग्रेटर होगी या इससे लेस होगी, और ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगेगी, इस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ की वैल्यू से। तो हम यहाँ पे तीन कंडीशंस डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन कि अगर हमारा ईएमएफ का टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 है, और इसका क्या मतलब है कि ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ईएमएफ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। तो जब डेल्टा ई अपॉन टी 0 के इक्वल आएगा तो एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच। अब यहाँ पे माइनस साइन है, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है डेनियल सेल। डेनियल सेल में हमारा जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ईएमएफ का वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो उस केस में हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के डिक्रीज के इक्वल आती है। अब इस केस में हमारा ईएमएफ की वैल्यू 1.1 वोल्ट है और 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये जिंक कॉपर सेल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी माइनस डेल्टा एच इक्वल आएगी 2 इंटू फैराडे कांस्टेंट इंटू 1.1 इज इक्वल टू 212.3 किलो जूल्स। तो ये हमारी वैल्यू आएगी हीट की। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं जिसमें डेल्टा ई अपॉन टी की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि ईएमएफ इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी माइनस डेल्टा एच से ग्रेटर है, और इसका मतलब कि सराउंडिंग से एडिशनल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और अगर ये एडिशनल एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तो टेम्परेचर रिएक्शन का फॉल करेगा, सेल का रिएक्शन फॉल करेगा। और थर्ड हमारी कंडीशन है कि डेल्टा ई अपॉन टी जो है वो नेगेटिव है। हमने ज़ीरो देख लिया, पॉजिटिव देख लिया, अब देखते हैं नेगेटिव। और नेगेटिव का मीनिंग है कि हमारी ईएमएफ डिक्रीज करेगी
with increase in temperature। और इस केस में हमारी NFE की वैल्यू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू लेस होगी माइनस डेल्टा एस से। और इस चीज का मतलब है कि एक्सेस एनर्जी इज गिवन टू सराउंडिंग, सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग्स में जाएगी। और अगर ये चीज नहीं होती तो सेल का टेम्परेचर राइज करेगा ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमारी डेल्टा जी की वैल्यू तो आ गई माइनस NFE के इक्वल। अब थर्ड इक्वेशन से हम डेल्टा एच की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन थी हमारी NFE इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस TNF डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। जब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो हमारी डेल्टा एच की वैल्यू आएगी तो इस इक्वेशन से हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। अगर हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पता है तो हम यहाँ से EMF भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से डेल्टा एच भी निकाल सकते हैं। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पता है रिएक्शन में, फैराडे कांस्टेंट पता है, टेम्परेचर पता है, EMF की वैल्यू पता है और टेम्परेचर कोफिशिएंट पता हो तो डेल्टा एच हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड क्वांटिटी जो हमने निकालनी है दैट इज डेल्टा एस, उसके लिए हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का यूज़ करेंगे दैट इज डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है। और जो दूसरी हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन थी उसमें डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इक्वल था टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा जी with respect to temperature at constant pressure। अब यहाँ पे हम डेल्टा जी की वैल्यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में फिल कर देंगे। तो हमारा डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच बन जाएगा माइनस NFT मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन बोलें, इसे सेकंड बोलें, तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन से हम वैल्यूज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो इसे रीअरेंज करने के बाद हमारी डेल्टा एस की वैल्यू आती है NF मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे भी अगर हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन रिएक्शन और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमें नोन है, तो हम यहाँ से डेल्टा एस निकाल सकते हैं। अब इस टॉपिक पे भी हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने निकालना है डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा एस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और न्यूमेरिकल में हमें इस कैडमियम सिल्वर सेल के लिए EMF की दो वैल्यूज़ दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे दे रखी हैं। तो EMF की वैल्यू 0.6753 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.6915 वोल्ट है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बट हमने ये सारी वैल्यूज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही कैलकुलेट करनी है। अब हमें सेल की रिप्रेजेंटेशन से पता लग रहा है कि हमारा कैडमियम एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और सिल्वर कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम डेल्टा जी जब हमने निकालना है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 कूलम है और E की वैल्यू हमारी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.6753 है। तो हमारी डेल्टा जी की वैल्यू आई -130333 जाउल्स, या अगर हम इसे किलो जाउल्स में कन्वर्ट करें तो -130.333 किलो जाउल्स पर मोल। अब डेल्टा एच का हमारा फॉर्मूला था -NFE प्लस TNF डेल्टा E अपॉन डेल्टा T
एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें ये तो हम फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर हमें पता है, NF हमें पता है, हमें क्या निकालना है पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। तो E2 है सेकेंड टेम्परेचर पे EMF की वैल्यू और फर्स्ट टेम्परेचर T1 पे EMF की वैल्यू E1 है। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 0.6915 माइनस 0.6753 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 25, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी -0.00065 वोल्ट पर डिग्री। अब हमने NFE की वैल्यू यहाँ से पुट की और ये जाउल्स में हम पुट करेंगे क्योंकि हमारी सेकंड वैल्यू भी उसी फॉर्म में है। टेम्परेचर हम केल्विन में लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, फिर आगे कांस्टेंट 96500 है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की। तो ये जब वैल्यूज़ हम फिल करते हैं तो हमारी डेल्टा H की वैल्यू 167717 जाउल्स या -167.72 किलो जाउल्स में आएगी। अब हमने डेल्टा S निकालना है, ये हम गिब्स हेल्मोट इक्वेशन से निकाल लेंगे, डेल्टा H माइनस डेल्टा G अपॉन T, तो -167,717 13333 डिवाइडेड बाय 298 और ये वैल्यू हमारी जाउल्स में 125.45 जाउल्स पर केल्विन पर मोल आएगी। तो ये थे हमारे इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज पे न्यूमेरिकल। अब ये कुछ न्यूमेरिकल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।